नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज का वीडियो हमारा जो होने वाला है उसमें हम लोग पढ़ेंगे विलेयता क्या होती है। साथ में हम लोग देखेंगे कि गैसों की द्रव में विलेयता किस प्रकार से प्रभावित होती है। साथ में हम लोग हेनरी का नियम भी पढ़ेंगे। तो ये वीडियो हमारा होने वाला है विलेन चैप्टर का, जो कि क्लास 12 का पहला ही चैप्टर है। तो उसका तकरीबन ये चौथा लेक्चर होगा। इससे पहले भी हमने तीन लेक्चर अपने इस चैनल पर अपलोड कर लिए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको अवश्य देखें। ठीक, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं विलेयता क्या होती है। तो विलेयता हम उसे कहते हैं कि जब भी कोई विलेय की जो अधिकतम मात्रा होती है वो किसी विलायक में घोली जा सकती है। बात समझ में आई आपको? जैसे आपने चीनी घोल रहा है, पानी घोल रहे हैं, तो आप चीनी को घोलते जाइए। एक स्टेज आपका ऐसा आएगा कि जब वो चीनी क्या होगी, विलायक में नहीं घुलेगी। तो जो वही स्टेज होती है या जो वो मात्रा होती है विलेय की, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। तो वो क्या होती है, विलायक की विलेयता कहलाती है। और वो जो कंडीशन होती है उसे हम लोग कहते हैं संतृप्त विलयन। यानी कि आपने हमारे पास क्या लिया, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है। कंटेनर मान लीजिए हमने क्या भरा है, पानी भरा है। ये हमारे पास क्या है, पानी। इसमें हम लोग क्या डाल जा रहे हैं, चीनी डाल दे, खूब चीनी डाल देते हैं, एकदम भर चीनी डाल देते हैं। तो क्या वो चीनी डाल दिया, तो कुछ देर तक तो क्या होगी, चीनी घुलती जाएगी। लेकिन एक ऐसा स्टेज आएगा जब चीनी क्या होगा, पानी में घुलना बंद कर देगा। तो वही जो कंडीशन होती है, वही जो स्टेज होता है, वही जो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन कहते हैं। साथ में जितनी मात्रा हमने उस चीनी की डाली है, यानी कि विलेय की डाली है, तो वही जो अधिकतम मात्रा होती है उसे हम लोग कहते हैं विलायक की विलेयता कहते हैं। ठीक, ये हमारी क्या हो गई, विलेयता हो गई। अब हम देखते हैं कि गैसों की द्रव में विलेयता कैसे होगी। तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि सर गैसों में, गैस जो होती हैं ये द्रव में कैसे विलय होंगे। तो होती हैं, कैसे होती है, इसका आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको कोल्ड ड्रिंक्स में देखने मिलता है। जब भी आप कोल्ड ड्रिंक्स के ढक्कन को खोलते हैं, एकदम उसमें देखिए साँ करके आवाज़ निकलती है। तो उसमें जो गैस निकलती है जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वही गैस क्या करती होती है, निकल जाती है बाहर, जो कि उस विलय में, ठंडे में या कोल्ड ड्रिंक्स में घुली होती है। तो अगर आप देखेंगे कोल्ड ड्रिंक्स पैकेट में, तो आप लिखा होगा कार्बोनेटेड वाटर। तो क्या होता है, उसमें कार्बोनेट मिलाया जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। तो वही गैस होती है जिसको एकदम खूब अच्छे से पैक करके उसमें पैक किया जाता है। जब आप उसको ढक्कन खोलते हैं, प्रेशर को रिलीज करते हैं, तो सारी गैसें बाहर निकल जाती हैं। तो हम समझते हैं कैसे होता है। तो हम पहले इसको मिटाते हैं। हमारे पास मान लीजिए कंटेनर है। कंटेनर को हम लोग क्या कर दिया, एकदम यहाँ तक मान लीजिए हमारे पास क्या है, लिक्विड है। ये हमारा क्या हो गया, लिक्विड के पार्टिकल हो गए। साथ में हमारा क्या है, यहाँ पे एक बाउंड्री हमने लगा दी है, और साथ में इसमें हमारे पास कुछ न कुछ गैसें क्या है, मिली हुई हैं। हम इसको ब्लू वाले से कर देते हैं। ठीक, ये हमारी क्या हो गई, गैसें हो गई। अब क्या होता है इसमें कि कुछ न कुछ गैसें क्या होती है, इस पार्टिकल में या इस विलायक में जाती रहती हैं, अंदर जाती रहती हैं। ठीक, और कुछ पार्टिकल क्या होते हैं, बाहर आते जाते रहते हैं, यानी कि इनका अंदर जाना बाहर निकलना ये दोनों क्या होता है, लगा रहता है। तो ये अपनी क्या रहती है, एकदम दोनों आपस में मस्त एकदम साम्य अवस्था में रहती हैं। यानी कि गैस का द्रव में जाना और जो गैस के पार्टिकल हैं द्रव से गैस वाले में जाना, तो ये लगा रहता है। तो जितने यहाँ पे पार्टिकल आसानी से चले जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं विलेयता। लेकिन अब देखिए, इस विलेयता को हम लोग अलग अलग चेंज भी कर सकते हैं, प्रभावित भी कर सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं कैसे हम लोग प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। पहला जो कारक होता है वो खुद क्या होता है, विलेय एवं विलायक की प्रकृति होती है। विलेय एवं विलायक की प्रकृति, यानी कि कुछ विलेय ऐसे होते हैं जो अलग विलायक में एकदम आसानी से घुल जाते हैं, जबकि दूसरे विलायक में नहीं घुलते। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और भी चीज़ें हो गई। ये क्या करती हैं, पानी में आसानी तरीके से घुलती नहीं है। ठीक, वहीं अगर हम बात करें SO2 की, यानी सल्फर डाइऑक्साइड की, अमोनिया की, तो ये क्या करते हैं, पानी में बहुत अच्छी तरीके से क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, यानी कि घुल जाते हैं। तो पहला कारण यही है कि हमारे क्या हो गए, जो विलेय है विलायक की प्रकृति होती है कि आपस में क्या होती है, घुल मिल जाती। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो टेम्परेचर है, ताप। यानी हम क्या कर सकते हैं, अगर हम क्या करेंगे, ताप को बढ़ाएंगे तो क्या होगी, हमारी विलेयता कम हो जाएगी। ताप बढ़ाने पर हम क्या कर सकते हैं, ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या हो जाएगी, ये कम हो जाएगी।
अब हम इस कैसे कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर कम हो जाएगी? तो अभी आप समझते हैं, जैसे अगर हम जब ताप बढ़ाते हैं तो जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो वहीं अगर गैसों की बात करें तो उनकी तो और तेज़ बढ़ जाती है। अगर हम यहाँ के पार्टिकल की देखिए गर्म करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो वो यहाँ पे रहना पसंद नहीं करेंगे, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, अब तो क्या करेंगे, एकदम मज़े से ऊपर नीचे भागना चालू कर देंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो जब गैस के पार्टिकल बाहर चले जाएंगे तो बाहर चले गए मतलब क्या हो गई, इनकी विलेयता यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर विलेयता कम हो जाती है। तीसरी बात जो हमारी है वो है दाब की, प्रेशर। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, मान लीजिए प्रेशर लगा देते हैं, कुछ एकदम प्रेशर लगा दिए, कुछ भी प्रेशर लगा दिए, मान लीजिए कुछ मास रख दिए यहाँ पे, तो क्या होगा, ये वाला जो स्पेस होगा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे ये ऐसे धीरे धीरे कम हो गया। मान लीजिए हम एक नई बाउंड्री बना देते हैं यहाँ पे, अगर हम एक नई बाउंड्री बना दें, मान लीजिए यहाँ पे कर देते हैं, तो अब जो सारे सारे पार्टिकल हैं कहाँ आ जाएंगे, बेचारा ज़बरदस्ती कहाँ आना पड़ेगा, इनको यहाँ पे आना पड़ेगा। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो डेंसिटी जब बढ़ेगी तो इनको पार्टिकल को मजबूरन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटर करना पड़ेगा। ये क्या करेंगे, अपना इसमें आने लगेंगे, या पानी में आने लगेंगे, या ब्लैक में घुलने लगेंगे। तो जब यहाँ पे ब्लैक में घुलने लगे तो ज़्यादा पार्टिकल यहाँ पे आ गए। जब ज़्यादा पार्टिकल यहाँ पे आ गए तो जाहिर सी बात है कि क्या होगी, गैस होगी, द्रव्य में विलेयता बढ़ गई। तो इसी को मैथमेटिकली समझने के लिए हमारे पास आते हैं हेनरी। तो हेनरी ने अपने कुछ नियम दिए हैं, उन्हीं को हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि दाब बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है, विलेयता बढ़ जाती है। ठीक, इसी विलेयता या दाब वाले जो नियम है, दाब कैसे बढ़ाने पर कितनी बढ़ती है, तो उसके हिसाब से हमारे पास आते हैं हेनरी, हेनरी ने अपना एक नियम दिया है, उसी को हमको पढ़ना है। तो हम देखते हैं हेनरी का नियम क्या है। ये अब हम लोग देखते हैं कि हेनरी का नियम क्या है। तो हेनरी ने हमें ये बताया कि यहाँ पे जो गैस के पार्टिकल हैं, ठीक, ये क्या करते हैं, इस जो हमारा जो विलयन का सतह है इस पर क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं। ठीक, दाब लगाते हैं। तो जो दाब लगाते हैं ये इनके क्या होता है, मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेनरी का नियम। यानी कि हमारे पास जो दाब लगाया गया है P, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, काई के, यानी कि मोल प्रभाज के। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं कि निश्चित ताप पर टेम्परेचर हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट रखेंगे, नहीं तो क्या होगा, कुछ न कुछ विलेयता हमारी गड़बड़ा जाएगी। तो निश्चित ताप पर गैस यहाँ पे करेंगे, गैस के कणों द्वारा विलयन की सतह पर लगाया गया दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। बात क्लियर हुई। यानी कि जो यहाँ पे पार्टिकल हैं ये क्या करेंगे, इस विलयन की सतह पर कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएंगे। तो जितने ज़्यादा यहाँ पे इसके मोल प्रभाज होंगे, अगर गैस के ज़्यादा पार्टिकल हैं तो इस क्या होगा, सतह पर ज़्यादा दाब लगेगा। अगर कम पार्टिकल है तो कम दाब लगेगा। तो यही बताया हमको, किसने बताया, हेनरी ने बताया। वैसे हेनरी ने कुछ और कहा था, इस बात को सीधी कही थी डाल्टन ने, लेकिन इस नियम को हम लोग हेनरी के नियम से ही जानते हैं, तो आप उसमें कन्फ्यूजन ना होएगा। एनसीईआरटी में आपको डाल्टन की बातें भी दी गई होंगी, तो उसमें आप दिक्कत ना करिए, क्योंकि हेनरी ने एक दूसरा कुछ नियम दिया था। उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो द्रव्यमान है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर बाद में आए हमारे डाल्टन ने, जिन्होंने ऐसा कुछ दिया था मोल प्रभाज के हिसाब से, तो उसी को हम लोग हेनरी के नियम से जानते हैं। अब तो हम लोग वहीं पर देखेंगे, बाकी चीज़ों को नहीं देखेंगे, तब जाके कन्फ्यूजन आपको ज़्यादा ना हो। तो पी क्या होगा, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा काई के। और यहाँ पे हम इसको अगर प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा एक नियतांक काई, और ये नियतांक जो कहलाता है इसे हम लोग कहते हैं हेनरी नियतांक। और इस हेनरी नियतांक का जो मात्रक होता है वो प्रेशर के बराबर ही होगा, क्योंकि इसका तो अपना तो कुछ मात्रक है नहीं। तो जो इसका मात्रक होगा दाब का, वही क्या होगा, हेनरी का मात्रक होगा, सॉरी हेनरी नियतांक का मात्रक होगा। तो हमारे पास ये फार्मूला भी आ गया, P = KH × काई। और काई क्या होता है हमारा, गैस के मोल प्रभाज। इसको भी आप यहाँ पे लिख लीजिए, गैस के क्या है, मोल प्रभाज है। तो ये इतना सिंपल था
कि हमारे पास हिंदी क्या कहते हैं। हिंदी हमारे पास बोले कि हमारे पास जो गैस है, अगर गैस के पार्टिकल क्या करते हैं, इस विलयन की सतह पर कुछ न कुछ अपना दाब लगाते हैं, तो जो दाब होगा वो इस गैस के पार्टिकल के क्या होंगे, मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। यानी कि ज़्यादा पार्टिकल ज़्यादा मोल प्रभाज तो ज़्यादा दाब लगेगा। जाहिर सी बात है, आप वैसे भी समझ सकते हैं। तो इसको हिंदी ने बताया था। तो आइए हम कुछ इस पर एक आग न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारे पास एक सवाल दिया गया है कि एक एटीएम दाब पर 1 लीटर जल में 20 सेंटीग्रेड पर क्या है 0.02 ग्राम N2 घुली हुई है। यानी 1 लीटर में इतना क्या घुला हुआ है, नाइट्रोजन घुला हुआ है। और साथ में हमारे पास टेम्परेचर एकदम कांस्टेंट दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या निकालना है, हेनरी का स्थिरांक निकालना, केएच की गणना करनी है। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, प्रेशर दिया गया है, वो है 1 ATM। साथ में हमें क्या दिया गया है, नाइट्रोजन के भार भी दिए गए हैं 0.02 ग्राम। और हमें पानी भी दिया गया है, यानी कि हम WB कर लेते हैं इसे ब्लैक के रूप में। कितना है हमारे पास, 1000 ग्राम कर सकते हैं। और बस इतनी चीज़ें हमको दी गई हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, नाइट्रोजन गैस की मोल प्रभाज निकाल लेते हैं। तो मोल प्रभाज हम कैसे निकालेंगे, काई ए बराबर क्या हो जाएगा, Na/Na प्लस NB हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। तो Na हम लोग क्या लिख सकते हैं, भार बराबर होता है, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। इतनी बात तो हमने इससे पहले मोल प्रभाज सब तो पढ़ लिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, WA/MA। यहाँ पे हम लोग A जो है ये नाइट्रोजन के ले रहे हैं और B जो है वो पानी के ले लिए हैं। तो आप इसमें कन्फ्यूजन ना होइएगा कि हम A और B कहाँ से लिख दे रहे हैं, MB हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे जो क्या नाम है, नाइट्रोजन का जो भार दिया गया वो दिया गया है 0.02। साथ में इसका जो अणुभार होगा, नाइट्रोजन का अणुभार आप निकाल सकते हैं। एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो 2 नाइट्रोजन कितना होगा, 14 दूनी 28। यहाँ पे क्या कर दीजिए आप, 28 कर दीजिए अपॉन वही चीज़ यहाँ पे लिख देंगे 0.02/28 प्लस यहाँ पे पानी का जो भार दिया गया है वो दिया गया है 1000। यहाँ पे कितना हो गया, 1000 अपॉन क्या हो गया, 28 हो गया। होता है 1.13 × 10⁻⁻5। ये क्या आता है, इसका मोल प्रभाज, यानी कि ये क्या हो गया, काई ये आ गया हमारे पास। इसका क्या होता है, मोल प्रभाज होता है। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब हम क्या करते हैं, अब फार्मूला लिखते हैं इसका, P बराबर होता है KH × काई A। तो P का मान दिया हमारे पास 1 हो गया, और काई A का मान इसका हेनरी कांस्टेंट मान हमें निकालना है। तो KH हो गया इंटू इसका मान कितना हमें निकाला है, 1.13 × 10⁻⁻5। अब इसको हम इस साइड भेज देंगे, तो KH बराबर क्या हो जाएगा, 1/1.13 × 10⁻⁻5। अभी 5 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻5। और 10⁻5 को हम लोग 2 साइड लिख सकते हैं, 10 × 10⁴ कर सकते हैं अपॉन 1.13। हम इसको जो सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आता है 7.75 × 10⁴ ATM। ये हमारा क्या हो गया, हेनरी नियतांक हो गया। तो सिंपल हमें क्या करना था, सबसे पहले हमको मोल प्रभाज निकालना था। इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा, इतना आएगा। तो हमने मोल प्रभाज आसानी से निकाल लिया। जब जैसे हमारा मोल प्रभाज आ गया तो हम इसको इस फॉर्मूले पर पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, हेनरी का नियतांक भी आ जाएगा। बहुत सिंपल सवाल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। जो अगला सवाल है वो ये है कि मेथेन की बेंजीन विलेयता का हेनरी स्थिरांक इतना दिया गया है। हमारे पास हेनरी कांस्टेंट दिया गया है 4.27 × 10⁵ mm/Hg हाइट। ये हमारा क्या हो गया, स्थिरांक हो गया हेनरी का। और साथ में हमें ये पूछ रहा है कि 760 mmHg पर हमें क्या निकालना है, मेथेन की मोल अंश निकालनी है। ये तो काफ़ी सिंपल सवाल लग रहा है, क्योंकि इसमें आप सिंपल निकाल लेंगे। देखिए हमें क्या क्या दिया गया, सबसे पहले आप क्वेश्चन में KH लिख लीजिए, क्या 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 दिया हमें कि 4.27 × 10⁵ mmHg। देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एकदम बेसिक सिंपल यही होता है। सबसे पहले आप सवाल को समझिए और ये जानने का प्रयत्न कीजिए कि सवाल में पूछा क्या गया है। फिर उसके बाद या आप ये देखिए कि हमको क्या क्या दिया गया है। तो हमें सबसे पहले देख लिए कि हमें मोल अंश निकालने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, तो उनको हम एक साइड से नोट डाउन कर लेंगे। तो हमको KH दिया गया है, साथ में हमको प्रेशर भी दिया गया है। कितना है प्रेशर हमारे पास, 760 mmHg। हमको निकालना क्या है, हमारे पास मोल निकालने हैं, या मोल अंश निकालने हैं। तो ये हमारी चीज़ क्लियर हो गई, 2 स्टेप हमारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमको इनसे मिलते जुलते फार्मूले को हमको ढूंढना होता है कि कौन सा फार्मूला इन तीनों से मैच कर रहा है। तो इन तीनों से एक ही फार्मूला है जो मैच कर रहा है, वो है P बराबर KH × काई A। हम यहाँ पे A कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, गैस के मोल प्रभाज हो गया। तो बस अब हम इसको पुट करके सॉल्व कर लेते हैं।
तो यहाँ पे कितना हो गया 760, ये हमारा पी की वैल्यू हो गई, इक्वल टू के एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 4.27 इंटू 10⁵ इंटू क्या हो गया हमारे पास काई ए हो गया। तो अगर हम काई ए की वैल्यू अगर देखें तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4.27 इंटू 10⁵ अपॉन 760। अब यहाँ पे आपको काम करना है, आप हमें कमेंट में बताइए कि इसका जो आंसर होगा उसको आप सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेटर से कीजिए, आप कैसे भी कीजिए, वो आपकी जिम्मेदारी है। आप कमेंट कर बताइए इसका आंसर क्या होता है। तो ये हमारा को आंसर हो गया, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब हम लोग देखते हैं कि हिंदी के नियम की कुछ न कुछ अपनी क्या है सीमाएं हैं, जिसके अंदर ही हिंदी के नियम लागू होता है, उसके बाहर हिंदी के नियम नहीं लागू होगा। तो इन सीमाओं को भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप हेडिंग डालिए हिंदी के नियम की सीमाएं, पहली सीमा ये है कि जो हमारे पास हमने गैस लिया है वो बहुत ही ज़्यादा घुलनशील नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब गैस बहुत ज़्यादा घुलनशील हो जाएगी तो हमें दाब लगाने की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी। आप समझ रहे हैं ना हमारी बात को। तो पहली बात हम क्या लिख सकते हैं कि विलेय अत्यधिक घुलनशील नहीं होना चाहिए, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन हमारी ये कहता है, सॉरी यहाँ पे क्या होगा विलेय होगा। दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि ताप जो है बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन है। ठीक। दूसरी बात अगर हम बात करें तो हमारा क्या है, जो हमारे दाब होते हैं वो दाब भी हमारा क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, या कह सकते हैं कि ज़्यादा कम दाब हमारा नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हैं। तीसरा पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि हमारा जो दाब है वो थोड़ा कम होना चाहिए, ज़्यादा दाब एकदम पचका नहीं देना चाहिए ताकि वो एकदम घुस जाए पूरा। यहाँ पे तीसरी ये भी कह सकते हैं कि दाब कम नहीं होना चाहिए, थोड़ा दाब कम होना चाहिए, ये नहीं कि एकदम खूब अच्छे से एकदम पचका दे पूरी गैस कुसी में एकदम डाल दें, ये भी नहीं होना चाहिए, एकदम नॉर्मल एकदम प्रेशर होना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। साथ में जो हमारा लास्ट ये है कि जो विलेय है और विलायक है इन दोनों में आपस में कोई भी अपक्रिया नहीं होनी चाहिए, साथ में इनका संगठन या विघटन भी नहीं होना चाहिए। तो ये भी हम लिख लेते हैं कि विलेय एवं विलायक के मध्य अपक्रिया नहीं होनी चाहिए। साथ में हम कह सकते हैं भी संगठन और विघटन भी नहीं होना चाहिए, संगठन एवं विघटन नहीं होना चाहिए। तो इतनी कंडीशन है, ये कंडीशन अगर फॉलो होंगी तभी हमारा क्या होगा, हिंदी का नियम लागू होगा गैस के द्रव में विलेयता के रूप में। तो ये हमारी क्या हो गई, हिंदी का नियम हो गया। साथ में हमने गैसों का जल में या कह सकते हैं द्रव में विलेयता को भी देख लिया है। तो हमारा वीडियो आज तक यही है, टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग राउल्ट के नियम को देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। तो फिर हमारे वीडियो के साथ बने रहें। साथ में अगर आपको चीज़ें इन्फॉर्मेशन लगी हो तो आप लाइक अवश्य करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी चीज़ें समझ में आए कि ये सब चीज़ें कैसे होती हैं। नमस्कार दोस्तों।